बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों में ही आता है। हम इकाई 2 में सृजनात्मक लेखन में आज हम डायरी लिखने की कला को जानेंगे। पिछली कक्षा में हमने कथा और पटकथा के बारे में जाना। इस बार हम डायरी लिखने की कला को जानेंगे कि डायरी क्या चीज़ है और डायरी किस तरह लिखी जाती है। साहित्य की अनेक विधाएं होती हैं, निबंध होते हैं, जैसे कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, उपन्यास होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनमें एक डायरी लेखन होता है, लेकिन डायरी जो लेखन है ये साहित्य की एक विधा नहीं है। इसे हम साहित्य की विधा के रूप में ढाल सकते हैं। अगर हमें सांस्कृतिक और सामाजिक रूप में हमें उसे सबके सामने लाना है तो हम डायरी लेखन को साहित्य के रूप में डाल सकते हैं, अन्यथा डायरी लेखन है जो साहित्य की एक विधा नहीं है। तो देखो बच्चों, गैल हैमिल्टन जो कि एक अमेरिकी पत्रकार थे, उन्होंने कहा था कि किताब के 2 आवरण पृष्ठों के बीच में जो लेखक डालता है वह लोक की संपदा है। यानी कि किताब के 2 पृष्ठ होते हैं, मोटे मोटे जो आगे पीछे के जो वो होते हैं पृष्ठ, वो क्या है, 2 आवरण पृष्ठ होते हैं जिनके बीच में लेखक जो लिखता है, मतलब आवरण पृष्ठ के बीच में लेखक जो लिखता है वह लोक की संपदा है, यानी वह साहित्यिक विधा है और वो लोगों के लिए लिखी जाती है। और जो कुछ वह खुद नहीं डालता, निजी संपदा वह है, यानी कि जो खुद नहीं डालता यानी लोगों के लिए नहीं डालता, केवल अपने निजी रूप में लिखता है, वह क्या है, उसकी निजी संपदा है, यानी वह उसकी डायरी है। तो ये गैल हैमिल्टन जो कि अमेरिकी पत्रकार है, उन्होंने बताया है कि लोगों के लिए जो लिखा जाता है, पब्लिक के लिए यानी जनता के लिए जो लिखा जाता है वो होता है लोक की संपदा, जो कि 2 आवरण पृष्ठों के मध्य में होता है। लेकिन जो लोगों के लिए 2 आवरण पृष्ठों के मध्य में न डाल करके और सार्वजनिक न किया जाता है वह उसकी लेखक की निजी संपदा होती है, जिसे हम डायरी कहते हैं। देखो बच्चों, मोटे गत्ते की जिल्द वाली उस नोटबुक से आप सभी परिचित होंगे जिसके पन्नों पर साल के 365 दिन की तिथियां क्रम से सजी होती हैं। आपने देखा होगा हर साल की एक मोटे गत्ते की सुंदर सुंदर जिनका आवरण पृष्ठ होते हैं, ऐसी डायरियां छपती है। हर कंपनी अपनी डायरी छपवाती है, हर ऑफिस अपनी डायरी छपवाता है, हर स्कूल अपनी डायरी छपवाता है। तो मोटे गत्ते की जिल्द वाली उस नोटबुक से, नोटबुक इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं जाता है, उसके अंदर लाइनें खींची होती है जिस पर हम अपनी बातें लिखते हैं। तो 365 दिन की तिथियां उसमें क्रम से अंकित होती है, महीने और 365 दिन की जो दिनांक है वो अंकित होती है। हर तिथि के साथ एक या आधे पृष्ठ की खाली जगह छोड़ी जाती है। ये खाली जगह उस तिथि विशेष के साथ संबद्ध सूचनाओं या निजी बातों को दर्ज करने के लिए होती है। डायरी का पेज जो होता है, आपने देखा है उस पर डेट लिखी हुई होती है। इसके अलावा माह लिखा हुआ होता है, वार लिखा हुआ होता है, सब लिखा हुआ होता है। और फिर कुछ आधा पेज, कम से कम आधा पेज छोड़ा जाता है। ये पेज इसलिए छोड़ा जाता है ताकि हम इसमें अपनी निजी बातें लिख सकें, इसलिए इसको नोटबुक कहा गया है। मसलन आने वाले किसी खास दिन के लिए तयशुदा दायित्व और कार्य योजनाएं उसमें लिखकर छोड़ी जा सकती हैं। यानी कई लोग क्या करते हैं, डायरी किस लिए रखते हैं कि हमको कल का क्या काम करना है। आजकल तो अपने पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें नोट कर लेते हैं कि कल क्या काम करना है। लेकिन पहले क्या था, और आज भी अभी भी ये चलता है कि आने वाले खास दिन में या कल के दिन में जो बड़े बड़े अफसर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बड़े बड़े नेता रहते हैं, जिनको याद नहीं रहता है कि हमको कल कहाँ कहाँ हमारी मीटिंग है, कल कहाँ कहाँ हमारा काम है, तो वो कार्य योजनाएँ वो उस डायरी में नोट कर लेते हैं ताकि डायरी उस तिथि के आने पर हमें हमारे संकल्प की याद दिला दे। मान लो हमको किसी का जन्मदिन याद रखना है या हमारा कोई विशेष कार्यक्रम है उस दिन, उसको हमको याद रखना है, तो हम उस तिथि को लिख करके डायरी में लिख देंगे। और जब हम डायरी को पलटेंगे तो डायरी हमको याद दिलाएगी कि आज हमारा वहाँ पर ये प्रोग्राम है और हमें ये काम करना है। इसी तरह हमने कभी कोई ऐसा काम किया या किसी ऐसे अनुभव से गुजरे जिसे हम याद रखना चाहते हैं, उसे डायरी में उस तिथि विशेष के पन्ने पर दर्ज किया जा सकता है। यानी डायरी 2 काम आती है। एक तो हमको काम याद दिलाने के काम में आती है कि हमने उस तिथि का काम नोट कर लिया, और जब वो तिथि आएगी तो वो डायरी हमको याद दिलाएगी कि आज तुम्हें ये काम करना है। डायरी खुद चल के नहीं आएगी, हम रोज़ पन्ने पलटेंगे तो हमको पता चल जाएगा आज इस तारीख को हमको ये काम करना है। एक तो हमारा ये काम करती है डायरी। दूसरा क्या है, मान लो हमने आज क्या क्या काम किए, आज हमारे साथ कुछ विशेष अनुभव हुआ, उसको भी हम डायरी में नोट कर सकते हैं ताकि हम कभी भविष्य में आने वाले समय में हम उसको पढ़ सकें। तो यानी कि डायरी में उस तिथि विशेष के पन्ने पर उसे दर्ज किया जा सकता है जिसे हम याद रखना चाहते हैं।
ऐसा करके हम अपने काम या अनुभव को लिखित शब्दों के सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। यानी ऐसा करके हम क्या करते हैं, हमने जो आज काम किया या हमने जो अनुभव प्राप्त किया उसको हमने डायरी में जब नोट कर लिया, तो ऐसा करके हम जो शब्दों के माध्यम से हम उसको लिखते हैं तो उसको सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा देते हैं। यानी जब कभी हमें भविष्य में उसको देखना होता है तो हम उसके पन्ने पलट करके हम देख सकते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि यह विस्मृति का शिकार ना हो। विस्मृति का मतलब भूलने का, यानी जो काम हमने कर लिया है और हम उसको भूलना नहीं चाहते हैं और हो सकता हो आज की आपाधापी की ज़िंदगी में हम उसको भूल जाएं, इसलिए हम आज की तारीख में उसको दर्ज कर लेते हैं ताकि हम कभी उसको भूलें नहीं। तो देखो बच्चों, सामान्यतः डायरी लेखन की जब चर्चा होती है तो उसका आशय डायरी के इसी दूसरे उपयोग का होता है। यानी मैंने आपको डायरी के 2 उपयोग बताए। पहला उपयोग मैंने ये बताया कि हमको कल क्या काम करना है, परसों हमको क्या काम करना है या विशेष दिन हमको क्या काम करना है, उसको हम डायरी में अंकित कर लेते हैं। ये तो एक मतलब ये है कि हम अपने कामों को याद करने के लिए रखते हैं। लेकिन डायरी का मेन उपयोग क्या होता है, डायरी का आशय क्या है, डायरी का दूसरा उपयोग यानी कि हमने आज क्या किया, हमने आज क्या किया, इसको हम अनुभव के तौर पर आगे जानने के लिए अपनी डायरी में दर्ज कर लेते हैं कि आज हमने क्या अनुभव प्राप्त किया, आज हमने क्या कार्य किया, आज का दिन हमारा कैसा बीता, उसे हम आज की आज लिख लेते हैं ताकि हम भविष्य में उसको पढ़ सके और वह हमें विस्मृत नहीं हो, यानी हम उसको कभी भूल नहीं पाए। तो जो दूसरा काम है, वो दूसरा उपयोग है, वो डायरी लेखन के काम में आता है। दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहे उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। ये देखो, ये डायरी की परिभाषा है कि डायरी क्या है। दिन भर आप जिन घटनाओं, यानी दिन भर हम जिन घटनाओं, जिन गतिविधियों और जिन विचारों से गुजरते हैं उन्हें डायरी के पृष्ठों पर जब हम शब्दबद्ध कर देते हैं उसी दिन, तो यह डायरी लेखन है। पर यह भी बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, कंपल्सरी नहीं कि हम उसी दिन करें। हो सकता हो हम 5 दिन की डायरी भी एक साथ लिख सकते हैं। ये लेखन मूलतः आपके अपने उपयोग एवं उपभोग के लिए होता है। देखो, उपयोग और उपभोग, जो लेखन हमने डायरी में लिखा है, डायरी हमारी निजी होती है, उस पर किसी का कोई हक नहीं होता, कोई उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। और उस डायरी में जो हमने शब्दबद्ध किए हैं, जो डायरी में हमने अपना कार्य अनुभव लिखा है, वो हमारे अपने उपयोग में आता है और हमारे अपने उपभोग के लिए काम आता है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विधा के रूप में पाठक समाज के बीच में खासा लोकप्रिय हो चुका है। देखो बच्चों, डायरी जो लेखन है वो एक विधा नहीं है, साहित्य की विधा नहीं है। लेकिन अभी क्या है, पिछले कुछ दशकों में, यानी पिछले कुछ 10-20 सालों में ऐसा कुछ हुआ है कि लेखन, ये जो लेखन है डायरी लेखन, एक विधा के रूप में पाठक समाज के बीच में खासा लोकप्रिय हो चुका है। लोग जानते हैं ना, एक जो कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई महान व्यक्ति है, तो उसके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। हम जैसे महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। हम उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा है, हम जानना चाहेंगे कि उनका निजी जीवन कैसा था। तो आपने कक्षा 10 में जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ा होगा, उनके मित्र उनसे डायरी लेखन के लिए कहते हैं। उनकी आत्मकथा लिखना ये एक अलग चीज़ है, लेकिन डायरी लेखन एक अलग चीज़ है। यानी अपने निजी जीवन के जो अनुभव है, जो हम प्राप्त करते हैं, उसे लिख करके यदि साहित्य के रूप में जनता के सामने लाया जाता है, पब्लिक के सामने सामाजिक रूप से लाया जाता है, तो यह एक विधा का रूप धारण कर लेता है। पिछली सदी की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है एनी फ्रैंक नामक एक किशोरी की पुस्तककार छपी हुई डायरी। देखो, पिछली सदी की यानी पिछले 100 सालों की सर्वाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से, यानी उनमें से एक डायरी थी किसी एक लड़की की। उसका नाम था, उस किशोरी का, एनी फ्रैंक। उसने अपनी एक डायरी लिखी और वो डायरी बाद में पुस्तक के रूप में छप करके समाज के बीच में आई। तो वह जो पुस्तककार छपी हुई डायरी थी, जो उसने सन 1942 और 44 के दरमियान नाजी अत्याचार के बीच एम्स्टर्डम में छुपकर रहते हुए लिखी थी। यह डायरी जब प्रकाशित हुई तो उसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ साथ एक साहित्यिक कृति के रूप में भी महत्वपूर्ण माना गया। यानी डायरी उसकी निजी थी, उसकी निजी डायरी थी, लेकिन उस डायरी से क्या हुआ, हमको इतिहास के बारे में पता चला, तो उसे एक साहित्यिक रूप दिया गया। इसमें क्या था कि पिछली सदी की बात है कि एनी फ्रैंक नाम की एक किशोरी, एक लड़की थी, और उसकी जो डायरी थी, उसने जो डायरी लिखी, किस लिए लिखी, उसने सन 1942 और 44 के बीच में, दरमियान का मतलब होता है बीच में, नाजी जब अत्याचार कर रहे थे उन लोगों के, जर्मन लोगों के ऊपर, तब एम्स्टर्डम में, एम्स्टर्डम एक जगह का नाम है, वहाँ छुपकर उसने वह डायरी लिखी कि नाजी किस तरह अत्याचार करते थे, किस तरह पुरुषों को और महिलाओं को और बच्चों को सताते थे। उसने अपनी डायरी में सारा कुछ लिखा।
अब ये एक इतिहास बन गया। और जब ये डायरी प्रकाशित हुई, जब ये डायरी बाहर लोगों के हाथ लगी, तो एक ऐतिहासिक दस्तावेज के साथ में, यानी कि इतिहास का रूप धारण कर लिया इस डायरी ने, और एक साहित्यिक कृति के रूप में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया। जब ये समाज में प्रकाशित हुई, किसी के हाथ लगी, जब इस डायरी को पढ़ा गया, तो इसमें वास्तविकता पता चली कि नाजियों ने जर्मन के ऊपर किस तरह, जर्मनियों के ऊपर किस तरह अत्याचार किए। तो ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया, यानी कि थी तो उसकी निजी डायरी, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ये एक साहित्य की विधा हो गई। यह तो महज एक उदाहरण है। इस तरह चर्चा में आने वाली कई समान धर्माकृतियाँ रही है। हिंदी में भी पिछले कुछ दशकों में कई बड़े रचनाकारों की डायरियाँ, जैसे मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद शाह की डायरी आदि भी किताब की शक्ल में छप चुकी है। देखो, यह तो अपना एक उदाहरण था उस किशोरी का, जो कि उसने नाजियों के अत्याचार के बारे में लिखा। लेकिन आजकल क्या है, इस तरह चर्चा में आने वाली कई समान धर्मा, यानी इस तरह की कई समान कृतियाँ रही है, जो हिंदी में पिछले कुछ दशकों में बड़े रचनाकारों की डायरी, जो बड़े बड़े रचनाकार थे, जिन्होंने कई कई उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी और बड़े बड़े निबंध लिखे, उनकी जो डायरियाँ हैं वो भी पब्लिक के बीच में प्रकाशित हुई और वो पुस्तक के रूप में, एक साहित्यिक विधा के रूप में आ गई। यानी इन लोगों का जो निजी जीवन है वो पब्लिक जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है कि उनका निजी जीवन कैसा था, उनके विचार कैसे थे। हालांकि उनके विचार है जो उनकी उपन्यास कहानियों में प्रकाशित हो गए, लेकिन जो निजी विचार होते हैं, ये तो समाज के विचार वो उनमें कृतियों में लिखते हैं, लेकिन उनके निजी विचार क्या है, उन विचारों को जानने के लिए इनकी जो निजी डायरियाँ थी वो प्रकाशित हुई। जैसे मोहन राकेश की डायरी, मोहन राकेश बहुत बड़े लेखक थे, रमेश चंद शाह की डायरी आदि भी किताब की शक्ल में छप चुकी है, जिन्हें उनकी निजी जिंदगी तथा उनके दौर में झांकने का एक नायाब नियंत्रण के तौर पर बड़े चाव से पढ़ा गया। यानी मोहन राकेश की डायरी, रमेश चंद शाह की डायरी, ये जो किताबें जब किताब की शक्ल के रूप में जब छपी, तो जनता ने क्या किया, इनके निजी जीवन में झांके और एक नायाब निमंत्रण के तौर पर बड़े चाव से इनकी डायरियाँ पढ़ी गई कि इनका निजी जीवन, इतने बड़े बड़े लेखकों का निजी जीवन कैसा था। अपन भी जानना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन बहुत बड़े अभिनेता है, बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे कि उनका निजी जीवन कैसा है, वो अपना निजी जीवन परिवार के साथ कैसा बिताते हैं या लोगों के साथ कैसा बिताते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो महान बड़े लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। विवेकानंद के जो जीवन था, विवेकानंद जी का जो जीवन था, उन्होंने सामाजिक जीवन जिया, यानी समाज में वो क्या थे और निजी जीवन में वो क्या थे। यानी उन्होंने यदि अपनी डायरी लिखी होगी तो ज़रूर जनता उसको पढ़ना चाहेगी कि उनका निजी जीवन कैसा था। आगे देखो, यात्रा वृत्तांत तो काफ़ी पहले से ही डायरी के रूप में लिखे जाते रहे हैं। रामवृक्ष बैणीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, राहुल संकृत्यान की रूस में 25 मार्च, सेठ गोविंददास की सुदूर दक्षिणी पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी, डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी इत्यादि पुस्तकें यात्रा डायरी है। देखो बच्चों, यात्रा डायरी का मतलब होता है हम कहीं घूमने गए और घूमने गए तो हमने वहाँ के यात्रा वृत्तांत के लिखा, हमने ये चीज़ें देखी और इसी चीज़ के बारे में जाना, हमने इतिहास के बारे में जाना, आगे क्या होगा ये जाना, प्रकृति के रूप में हमने जाना कि कैसी प्रकृति है। ये सब क्या है, यात्रा डायरियाँ होती है। यात्रा डायरी लिखना एक बहुत अच्छी बात है। यात्रा डायरी लिखने से क्या होता है, कई बार जो लोग वहाँ नहीं जा पाते वो पढ़कर उस जगह का अनुभव कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी पिछली कक्षाओं में स्पीति में बारिश जो यात्रा डायरी थी वो पढ़ी, साना साना हाथी जोड़ी वो पढ़ी। ये सारी क्या है, ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत काफ़ी पहले से डायरी के रूप में लिखे जा चुके हैं। जैसे रामवृक्ष बैणीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, ये भी क्या है, एक यात्रा डायरी है। राहुल संकृत्यान की रूस में 25 मार्च, यानी रूस में वो 25 महीने रहे तो उन्होंने किस तरह निकाले, ये भी उनकी यात्रा डायरी है। और सेठ गोविंददास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख की यात्रा की डायरी, की लद्दाख की यात्रा उन्होंने की तो वहाँ क्या क्या देखा और किस तरह वहाँ का जनजीवन है। और डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी इत्यादि पुस्तकें यात्रा डायरी के रूप में प्रकाशित हुई। 19वीं सदी के 5वें दशक में हिंदी के महान कवि और विचारक गजानन माधव मुक्तिबोध, देखो हिंदी के 19वीं सदी का जो 5वां दशक था, उस दशक में हिंदी के एक महान कवि हुए थे गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक साहित्यिक डायरी लिख करके साहित्यिक समस्याओं से संबंधित अपनी उधेड़ बुन को उपयोगी पाठ बनाने का एक अद्भुत प्रयोग किया था। देखो, गजानन माधव मुक्तिबोध ने क्या किया था, अपना निजी जीवन लिखने की बजाय साहित्य के ऊपर एक डायरी लिखी, साहित्यिक समस्याओं के ऊपर एक डायरी लिखी कि साहित्य में यही समस्याएँ आती है। जब हम निबंध लिखने बैठते हैं, जब हम उपन्यास लिखने बैठते हैं, जब हम कहानी लिखने बैठते हैं तो यही समस्याएँ आती है, मुझे ये समस्याएं आती है। यानी मुक्तिबोध के अनुसार उनको जो जो समस्याएं आ रही थी कविताएं लिखने में, कहानी लिखने में, उन साहित्यिक समस्याओं से संबंधित अपनी उनकी जो उधेड़ बुन थी उसको उपयोगी पाठ बनाने का एक अद्भुत प्रयोग उन्होंने डायरी के रूप में किया और वो डायरी जनता के सामने प्रकाशित हुई। समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाकारों की डायरी के अंश छपते रहते हैं। हम जो पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं
उनमें संपादक की डायरी से आते हैं, यानी कि जो जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें बड़े बड़े रचनाकारों की डायरियों के अंश छपते रहते हैं, जिनमें पाठकों को अक्सर उधेड़-बुन की शैली में प्रकट होने वाले कुछ उत्तेजक विचार बिंदु, किसी यात्रा का वृतांत या फिर साहित्य जगत की चटपटी खबर पढ़ने को मिल जाती है। किसमें? बड़े बड़े जो रचनाकार हैं उनकी जो डायरी है, निजी डायरी है, उस डायरी के कुछ अंश हैं जो पत्र पत्रिकाओं में छपते हैं। तो पाठक क्या करते हैं, अक्सर उधेड़-बुन की शैली में प्रकट होने वाले कुछ उत्तेजक विचार बिंदु, यानी उनके जीवन में क्या उत्तेजना आई, क्या अचानक परिवर्तन आए, उन सबको पढ़ना, किसी यात्रा का वृतांत जहाँ वो घूम के आए वो लिखते हैं, या फिर साहित्य जगत की कुछ चटपटी खबर पढ़ने को उनकी डायरी में मिल जाती है। आप अक्सर देखा करो पत्र पत्रिकाओं में जो बड़े बड़े रचनाकार होते हैं, पत्रकार होते हैं, जो कहीं दूर देश की यात्रा करके आते हैं या दूर दूर जगह की यात्रा करके आते हैं जहां हम नहीं पहुंच सकते, उस यात्रा वृत्तांत को वो बहुत ही अच्छे शब्दों में प्रकट करते हैं, जिनको अपनी डायरी के रूप में, जिन्हें पढ़ करके हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इन सब बातों का मतलब यह नहीं कि डायरी सचमुच कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास तरह की रचनाओं का विधागत नाम है। यानी कि हम किसी की डायरी पढ़ रहे हैं और डायरी छप रही है, तो डायरी ये नहीं है कि डायरी कोई साहित्य की विधा है। डायरी साहित्य की विधा नहीं है। डायरी साहित्य की विधा तब बनती है जब उसमें इतिहास से संबंधित कुछ चीज़ें आ जाती हैं, या सामाजिक लोग जो होते हैं, समाज में रहने वाले लोग होते हैं, जो किसी रचनाकार के निजी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। और जैसे मोहन राकेश की डायरी है, लोग मोहन राकेश की निजी जीवन के बारे में, उनके साहित्यिक जीवन के बारे में, उनके सामाजिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनकी डायरी वहाँ छपी। तो इन सब बातों का मतलब ये नहीं कि डायरी क्या है। डायरी कोई कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक की तरह नहीं है जो पाठकों के लिए लिखी जाती है। पाठकों के लिए नहीं लिखी जाती है, डायरी निजी जीवन के लिए लिखी जाती है। डायरी उस अर्थ में साहित्यिक विधा नहीं है, भले ही वह किसी और साहित्यिक विधा की कृति को अपना रूप उधार दे दे। डायरी क्या है? डायरी अपना निजी जीवन का लेखन है, जो हमारे अंतर्मन में चल रहा है, उसको हम शब्दबद्ध करके जब कागजों पर लिख देते हैं तो वो डायरी लेखन हो जाता है। लेकिन ये साहित्य की विधा नहीं है, भले ही वह किसी और साहित्य की विधा कृति को अपना रूप उधार दे दे। जैसे उस किशोरी ने डायरी लिखी कि नाजियों पर किस तरह अत्याचार किए गए, बाद में वो क्या हुआ, ऐतिहासिक साहित्य की विधा हो गई। हो सकता हो किसी व्यक्ति की या किसी रचनाकार की डायरी इस प्रकार लिखी गई हो कि वो किसी कृति को अपना रूप उधार दे सके। मतलब निबंध, कहानी या उपन्यास डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। यानी कि निबंध है, कहानी है या उपन्यास है, ये सब क्या है, डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। और डायरी भी कहानी या उपन्यास की शक्ल में लिखी जा सकती है। लेकिन यह डायरी का सिर्फ रूप होगा, अंतर वस्तु के लिए लिहाज से उसे डायरी नहीं कहा जा सकता। अब देखो, मान लो ये डायरी नहीं है, हम साहित्य की कोई विधा लिख रहे हैं, साहित्य के हम निबंध लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं। जैसे हमने कहानी लिखी या कोई उपन्यास लिखा, एक पत्र के रूप में हमने एक कहानी लिखी, तो वो क्या हुआ, लिखी तो डायरी की तरह ही है। किसकी तरह लिखी है? डायरी की तरह लिखी है। मैंने अपने ऊपर एक कहानी लिखी, मैं अपने ऊपर एक कहानी लिख रही हूँ और मैं अपने बारे में लिख रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, कहानी लिख रही हूँ, मैं डायरी नहीं लिख रही हूँ। तो ये जो निबंध, कहानी या उपन्यास जो डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ डायरी का सिर्फ रूप होता है, वो डायरी नहीं होती है। अंतर वस्तु के लिहाज से उसे डायरी नहीं कहा जा सकता है। जो कहानी, उपन्यास जो हम डायरी के रूप में लिखते हैं, यानी स्वयं के लिए लिखते हैं, वह डायरी नहीं होती है, वो निबंध, कहानी या उपन्यास ही कहलाया जाता है। तो फिर डायरी सचमुच में है क्या? हम कह सकते हैं कि वह नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधित बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा है। भाई मैंने एक कहानी लिखी अपने ऊपर एक कहानी लिखी, तो वो क्या हो गई, वो कहानी हो गई, वो डायरी नहीं है। तो फिर डायरी है क्या? हम चाहे उसको डायरी का रूप दे सकते हैं। तो फिर डायरी क्या है? डायरी सचमुच में क्या है? हम कह सकते हैं कि डायरी जो होती है वो नितांत निजी स्तर पर घटित घटना है। यानी डायरी का लेखन जो किया जाता है वे व्यक्ति की नितांत बिल्कुल अकेले निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधित बौद्धिक भावनात्मक यानी उसकी बुद्धि और उसकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं हो रही है, उसका लेखा जोखा होता है, जो डायरी में शब्दबद्ध किया जाता है। इन्हें हम किसी औरों के लिए नहीं, स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं। डायरी जो मैंने कहानी डायरी के रूप में लिखी, वो मैंने औरों के लिए लिखी, लेकिन जो मैंने अपने लिए लिखी, नितांत निजी स्तर पर लिखी, और अपनी जो बौद्धिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का जो लेखा जोखा लिखा गया है, जो निजी नितांत हैं, उन्हें हम किसी औरों के लिए नहीं बल्कि आप स्वयं अपने लिए शब्दबद्ध करते हैं, यह डायरी होती है। ऐसा अवश्य हो सकता है कि किसी समय उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपयोगिता का कोई पहलू हमारे ऊपर उन्हें सार्वजनिक कर देने का दबाव बनाए। देखो बच्चों,
डायरी पता चल गई। डायरी क्या होती है? जिसमें हम अपना निजी नितांत क्या करते हैं? निजी नितांत बौद्धिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का लेखा जोखा रखते हैं, जो हमारी स्वयं की अपनी होती है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं होता, और स्वयं हम अपने लिए उसमें शब्दबद्ध करते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी समय उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपयोगिता का कोई पहलू हमारे ऊपर उन्हें सार्वजनिक कर देने का दबाव बनाए। यानी कि हमने अपनी डायरी लिखी, बड़े बड़े रचनाकार अपनी अपनी डायरी लिखते हैं, लेकिन उस डायरी में उनका जो निजी जीवन लिखा गया है, वो निजी जीवन हो सकता हो सामाजिक और सांस्कृतिक उपयोगिता के काम में आ रहा हो, तो उस डायरी को क्या किया जा सकता है? सार्वजनिक बनाने का उस पर दबाव आ सकता है। भाई इस डायरी को सार्वजनिक बनाया जाए। जैसे मोहन राकेश की डायरी है, उसको सार्वजनिक बनाया गया। क्यों? क्योंकि उसमें मोहन राकेश का जो नितांत जीवन था, उस जीवन में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो दूसरे लोग भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह सार्वजनिक किए जाने के लिए ही लिखी जाती है। शुद्ध लेखन के स्तर पर देखें तो वह अपना ही अतरंग साक्षात्कार है। यानी कि जब हमारे ऊपर सामाजिक सांस्कृतिक दबाव आता है तो वह डायरी, जो निजी डायरी है, वो क्या सार्वजनिक की जा सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सार्वजनिक किए जाने के लिए लिखी जाती है। डायरी कभी भी सार्वजनिक किए जाने के लिए नहीं लिखी जाती। डायरी स्वयं के लिए लिखी जाती है। अपनी बौद्धिक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का जो रूप होता है वो हम डायरी में उतारते हैं, स्वयं अपने लिए उतारते हैं। लेकिन जब हमारे ऊपर सामाजिक सांस्कृतिक दबाव बनता है तो हम उसको सार्वजनिक कर देते हैं। तो डायरी सार्वजनिक किए जाने के लिए नहीं लिखी जाती। शुद्ध लेखन के स्तर पर यदि हम देखें तो वह अपना एक अतरंग साक्षात्कार है। अतरंग यानी अपना स्वयं का निजी अंतर्मन का हमारा साक्षात्कार है, जो हम अपने स्वयं की जो सोची हुई हमारी बुद्धि से जो हम बात सोच रहे हैं, जो हमारे साथ घटित हो रहा है, उसको हम उन डायरी में शब्दों के रूप में उतारते हैं। अपने साथ स्थापित होने वाला संवाद है। डायरी क्या है? अतरंग साक्षात्कार है। डायरी अपने साथ ही स्थापित होने वाला एक संवाद है, और एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद जिसमें हम सभी तरह की वर्जनाओं से मुक्त होते हैं। यानी डायरी में जो हम शब्दों को बद्ध करते हैं, जो शब्द हम लिखते हैं, वो हमारा एक साक्षात्कार है और अपने साथ होने वाला एक संवाद है। यह साक्षात्कार जानते हैं, इंटरव्यू जो होता है, यह साक्षात्कार यानी अपना अपने आप से ही इंटरव्यू, अपना अपने मन से ही इंटरव्यू जो होता है, एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद है जिसमें हम सभी तरह की वर्जनाओं से, यानी परेशानियों से, सभी तरह की शर्म से, सभी तरह की परेशानियों से, समस्याओं से मुक्त होते हैं। यानी कि हम कभी कोई उपन्यास लिख रहे हैं, उस उपन्यास में हम उन्हीं शब्दों को प्रयोग में लेंगे जो सार्वजनिक और सामाजिक जीवन में लोगों को अच्छा लगे। लेकिन डायरी में नहीं है। मुझे कोई शब्द, मेरे दिमाग में कोई शब्द आ रहा है, उस शब्द को यदि मैं प्रयोग में लेना चाहूँ तो मैं अपनी डायरी में लिख सकता हूँ, मुझे कोई मना नहीं करेगा। यानी कि हम इस तरह में सब हर तरह की वर्जनाओं से मुक्त होते हैं। हम मुक्त होकर के अपनी डायरी को लिख सकते हैं। जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कह सकते, उन्हें हम डायरी के पन्नों पर शब्दबद्ध करके खुद को सुना डालते हैं। यानी बहुत सी बातें ऐसी होती है जो हम दूसरे से नहीं कह सकते, चाहे हमारा कितना ही अतरंग मित्र हो, हमारे कितना ही अतरंग हमारे साथ संबंध स्थापित करने वाला व्यक्ति हो, कि हमारे मन से जुड़ा हुआ हो, कितना ही हमारे नज़दीकी व्यक्ति हो, यदि हम उससे अपने मन की बात नहीं कह पाते, कई शब्द ऐसे होते हैं, कई बातें ऐसी होती है जो हम नहीं कह पाते हैं, अपने साथी से भी नहीं कह पाते हैं, उन बातों को हम, उन शब्दों को, उन बातों को, कि हमें लगेगा हम सामने वालों को ये शब्द सुनाएंगे तो हो सकता हो वो हमारे बारे में कुछ सोचने लगे, तो उन शब्दों को हम क्या करते हैं? डायरी में शब्दबद्ध कर लेते हैं और खुद को ही वो शब्द हम सुना डालते हैं। ऐसा करके हम पहले खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और दूसरे अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते, बाहर से मुक्त होते हैं। देखो, उन शब्दों को, जिन शब्दों को हम दूसरे से नहीं कह पाते, उन वाक्यों को, वो हमारे मन का भार जो हम दूसरे के सामने नहीं प्रकट कर पाते, उसको हम क्या करते हैं? खुद को बेहतर तरीके से समझने के लिए, खुद को, अपने आप को समझने के लिए हम डायरी में उसको शब्दबद्ध कर देते हैं। खुद को सुनाने के लिए हम डायरी में उसको शब्दों के रूप में लिख देते हैं और अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते हुए बाहर से हम मुक्त होते जाते हैं। क्योंकि कई बार होता है ना, सिर पे एक बोझ सा रहता है कि ये काम अपन किसी को बताना चाहते हैं लेकिन नहीं बता पाते हैं हम, उसको जब हम डायरी में शब्दबद्ध कर देते हैं तो हम अनजाने इकट्ठे हुए बाहर से भी मुक्त हो जाते हैं। और विस्मृति के अंधेरे में खोते अपने ही व्यक्तित्व के पहलुओं को इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं कि उन्हें पलटकर कभी भी छुआ जा सकता है। इसके अलावा देखो, हम अपनी परेशानियाँ, अपनी समस्याएँ जो दूसरे के सामने नहीं प्रकट कर सकते, या हमारे मन की बात हम दूसरे के सामने नहीं प्रकट करते, उन्हें हम शब्दबद्ध कर लेते हैं और शब्दबद्ध करके अपने आप को ही सुना देते हैं। अपना साक्षात्कार हम स्वयं शब्दबद्ध कर लेते हैं और मन में आए जब हम उसको उठा करके पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही विस्मृति के अंधेरे में खोते हुए, विस्मृति का मतलब हम कोई चीज़ भूल जाएं। आज हमने क्या किया, हमने बहुत बड़ा कार्य किया और उसका हमें अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ, उसको हम भूलें उससे पहले, यानी विस्मृति के अंधेरे में खोते हुए अपने व्यक्तित्व के पहलू को, जो
हम अपने भूलने के अंधेरे में खोते हुए अपने जो व्यक्तित्व के पहलू को हम क्या करते हैं, डायरी में जब शब्दबद्ध करते हैं तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। यानी कि हम कभी भी उठा करके उस डायरी को जब देखेंगे तो हमें ध्यान आ जाएगा उस तिथि को हमने ये काम किया और उस तिथि को हमारे द्वारा ये किया गया, और उन्हें पलट कर कभी भी छुआ जा सकता है। यानी कि डायरी पर शब्दबद्ध किए हुए जो शब्द होते हैं, जो वाक्यों के रूप में हमारे द्वारा लिखे जाते हैं, अक्सर वर्जनाओं से मुक्त होकर के हम अपने मन की बात जो डायरी में लिखते हैं, जो वह हमें कभी भी विस्मृत नहीं होती है, वो हम सदैव हमारे साथ, हमारे अपने अंतर्मन के साथ सदैव बनी रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी सत्यों को शब्द देने का जरिया हो जिनके किसी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है। वह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है जिसमें अपने जीवन के खास क्षणों, किसी समय विशेष में मन के अंदर कौंधे जाने वाले विचारों, यादगार मुलाकातों और बहस मुबाहिशों को हम दर्ज कर लेते हैं। अब देखो, ऐसा नहीं है डायरी सिर्फ निजी सत्यों को शब्द देने का जरिए। इन डायरी केवल यही नहीं है कि जो वास्तव में सत्य है, जो हमारे निजी सत्य हैं, जो हमारे वास्तव में सत्य हैं। हमने चोरी की, हमने क्या किया, चोरी की, लेकिन हम दुनिया के सामने क्या हो गए, साहूकार बन गए कि हमने चोरी नहीं की। सबने मान लिया, सबने मान लिया हाँ वास्तव में ये तो चोर नहीं है। लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा कि हमने सबके सामने तो अच्छे बन गए, सबके सामने अच्छे बन गए, लेकिन हमारा मन नहीं मान रहा कि हमने बहुत गलत काम किया। तो उसको हम क्या करते हैं, अपने शब्दों में उतार देते हैं। क्या करते हैं, अपने शब्दों में, डायरी में उतार देते हैं, ताकि हम उस भार से मुक्त हो चुके। तो ऐसा नहीं है, डायरी सिर्फ निजी सत्यों को शब्द देने का जरिया ही नहीं है जिनकी किसी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है। डायरी केवल वही नहीं कि हमने अपने सत्य को लिख दिया और उसको हम आगे क्या है, अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ये एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज है। डायरी क्या होती है, एक तरह का निजी, यानी निजी व्यक्तिगत दस्तावेज होता है जिसमें अपने जीवन के खास क्षण, किसी समय विशेष में मन के अंदर जो कौंधे जाने वाले विचार हैं। कोई क्षण है चल रहा है और हम डायरी लेके बैठे, उस क्षण हमारे मन में क्या विचार आया है किसी के प्रति, उस विचार को हम लिख सकते हैं। यादगार यानी कि हमारी क्या यादें हैं उन्हें हम लिख सकते हैं। मुलाकातों को हम लिख सकते हैं। बहस और मुबाहिसों को हम दर्ज कर सकते हैं। यानी डायरी ये हमारा एक निजी जीवन है। डायरी जो है हमारा निजी जीवन है, उसमें हम अपनी व्यक्तिगत जितनी भी बातें होती हैं, यानी कि जिसमें अपने जीवन के हम अपने खास क्षण, अपनी यादगार, अपनी मुलाकातें, अपने अनुभव और अपने बहस मुबाहिसों को हम उसमें दर्ज कर सकते हैं। अपनी कई तरह की स्मृतियों को हम कैमरे की मदद से भी रिकॉर्ड करते हैं ना। आपने देखा है जब विवाह होते हैं या कोई जैसे जन्मदिन का प्रोग्राम होता है, विवाह होते हैं और भी बहुत सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, तीज त्यौहार होते हैं, तो इस तरीके की जो प्रोग्राम होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कैमरे की मदद से रिकॉर्ड करते हैं। पहले फ़ोटोग्राफी होती थी, लोग विवाह के एल्बम देखते हैं, जन्मदिन के एल्बम देखते हैं, पिछली फ़ोटोग्राफी देखते हैं, तो ये भी एक तरीके की डायरी का ही हिस्सा है। तो हम कैमरे की मदद से रिकॉर्ड करते हैं। आजकल तो वीडियोग्राफी होने लगी है, उसे भी हम चाहे पिछले 20 साल से, मतलब 20, 21, 25 सालों से ये वीडियोग्राफी हो रही है, तो उस वीडियोग्राफी को हम आज भी देख सकते हैं उसमें लगा करके। यानी कि हम जो हमने पिछला रिकॉर्ड किया उसको हम कभी भी देख सकते हैं और खुद अपना पाठ तैयार करना और जो कुछ घटित हुआ उसकी कहानी कहना एक ऐसा तरीका है जो हमें आने वाले दिनों में उन लम्हों को दोबारा जीने का मौका देता है। यानी हम अपनी स्मृतियों को, हमने जो भी कार्यक्रम किए, जो भी हमने प्रोग्राम किए, उन प्रोग्रामों को हम कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड करवा लेते हैं और फिर हम उनको जब जी चाहे तब उनको हम देख सकते हैं। लेकिन खुद अपना पाठ तैयार करना, ये जो कैमरे के माध्यम से रिकॉर्ड किया ये किसी दूसरे ने रिकॉर्ड किया कि क्या क्या कार्यक्रम हो रहा था उसको रिकॉर्ड किया, लेकिन खुद अपना पाठ तैयार करना, खुद अपने निजी जीवन को लिखना और जो कुछ घटित हुआ उसकी कहानी कहना एक ऐसा तरीका है जो हमें आने वाले दिनों में उन लम्हों को दोबारा जीने का मौका देता है। हमारे साथ क्या क्या घटित हुआ उसको जब हमने शब्दबद्ध कर लिया और जब हमको दोबारा उसको पढ़ते हैं तो उन्हीं लम्हों को, उसी समय को हम दोबारा जीने लगते हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में यह तरीका सचमुच नायाब है। आज की जो तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है, लोग भाग रहे हैं, आपाधापी की ज़िंदगी है, उसमें डायरी लेखन एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम उसको रिकॉर्ड करने की बजाय हम अपने शब्दों में उसको लिखें कि आज हमने क्या क्या किया और हमने क्या क्या अनुभव प्राप्त किए। ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार में इस बात की आशंका हमेशा बनी रहती है कि सतही और फौरी किस्म की चिंताओं के अनवरत हमलों के बीच गहरे आशय वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जाएं। देखो, ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार है, चल रही है, लोग आपाधापी की ज़िंदगी जी रहे हैं, सुबह से भागना शुरू होते हैं और रात तक भागते ही रहते हैं। तो ये आशंका हमेशा हमारे मन में बनी रहती है, सतही और फौरी किस्म की चिंताओं, हम जो चिंताएं करते हैं, जो टेंशन, जो तनाव है, जो क्या है, सतही है, और जो
बेफालतू की जो चिंताएं हैं, उनके अनवरत हमलों के बीच गहरे आशय वाली घटनाओं और वैचारिक उत्तेजनाओं को हम भूल जाते हैं। यानी कि हम जो बिना ही मतलब का तनाव ले रहे हैं, बिना ही मतलब की भागा दौड़ी कर रहे हैं, उसके बीच में हम क्या करते हैं, जो हमारे गहरे आशय वाली घटनाएं हैं और जो वैचारिक उत्तेजनाएं हैं, उनको हम भूल नहीं जाएं, उनको हम अपनी डायरी में नोट कर लें। इसलिए डायरी लेखन बहुत आवश्यक है। डायरी हमें उन्हें भूलने से बचाती है। बिना मतलब का तनाव लेते हैं लोग, सुबह से भागना शुरू होते हैं और रात तक भागते रहते हैं और तनाव ले लेते हैं। उन तनाव के बीच में जो हमारे साथ जो आज क्या घटा है, जो गहरे आशय वाली घटनाएं घटी है और जो वैचारिक उत्तेजनाएं जो घटी है, उनको हम कहीं भूल नहीं जाएं। उन घटनाओं और उन गहरे आशय वाली घटनाओं और उन वैचारिक उत्तेजनाओं को यदि हम अपनी डायरी में नोट कर लेंगे तो क्या होगा, उसको हम कभी भी किसी भी समय पढ़ सकते हैं। ये डायरी हमें उन गहरे आशय वाली घटनाएं और वैचारिक उत्तेजनाओं को भूलने से बचाती है। यात्राओं के दौरान डायरी लिखना तो बहुत उपयोगी साबित होता है। जब हम कहीं यात्रा करने जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के डायरी लिखना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही लाभदायक रहता है। एक लंबे सफ़र का वृतांत अगर आप सफ़र से लौट कर लिखना चाहें तो शायद पूरे अनुभव को 2/3 हिस्सा ही बचा कर शब्दों में उतार पाएंगे। हम एक लंबा सफ़र करके आए, जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा हम करके आए। उस यात्रा के बीच में हमें क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए, उन अनुभवों को हम इकट्ठा करके लाते हैं और ला करके बैठ करके एक साथ लिखते हैं। जब उनको एक साथ लिखते हैं तो उसका केवल 2/3 हिस्सा ही हम लिख पाते हैं, बाकी हम उनको शब्दों में नहीं उतार पाते हैं। कारण, लेकिन अगर आपने सफ़र के दरमियान प्रतिदिन अपनी डायरी लिखी तो अपने तजुर्बे को लगभग मुकम्मल और पर दोहरा पाना आपके लिए संभव होगा। यानी कि जब हम सारा अनुभव इकट्ठा करके लाके एक साथ लिखते हैं तो 2/3 लिख पाते हैं। लेकिन यदि हम प्रतिदिन की डायरी लिखते हैं कि आज हम जम्मू कश्मीर से चले और कश्मीर से चल के हम हिमाचल तक पहुँचे और इस बीच में आज के पूरे दिन में हमारे साथ कौन कौन सी घटनाएं घटी, यदि आज ही रात को हमने उसको लिख लिया तो हम क्या करेंगे, अपने तजुर्बे को लगभग मुकम्मल तौर पर, यानी बिल्कुल सही तौर पर उसे दोहरा पाना आपके लिए संभव होगा, यानी हमारे लिए संभव होगा। हम जब कभी उसको पढ़ने बैठेंगे तो हमें बिल्कुल मतलब उसमें एकदम सत्य बातें प्रतीत होगी, सत्य बातें हमें जो लिखी हुई है, हमारा जो अनुभव है वो हमको वहाँ प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम एक साथ लिखेंगे तो वो पूरा अनुभव हमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि जब हम यात्रा पर जाएँ तो अपने साथ डायरी अवश्य लेके जाएँ ताकि हम रोज़ाना का उसमें अनुभव लिख सकें। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन जरिया है। डायरी एक अच्छी दोस्त होती है। डायरी क्या होती है, एक बहुत अच्छी दोस्त होती है। एक जो मित्र होता है हमारा, जो कि एक व्यक्ति के रूप में हमारा मित्र होता है, हम उससे बातचीत करते हैं, अपनी सारी बातें उससे शेयर करते हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छा दोस्त एक डायरी होती है, जो कि एक दोस्ती कायम करने का बेहतरीन जरिया है। अगर आप भी खुद अपने साथ अच्छी दोस्ती गांठना चाहते हैं तो इन खास बातों को ध्यान में रखें। यदि आप डायरी लिखना चाहते हैं और एक अच्छा दोस्त बनाना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखें डायरी लिखने से पहले, जो मैं आपको आज यहाँ बताऊँगी। डायरी या तो किसी नोटबुक में या पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। जो नई डायरी आज की, जैसे हम 2022 है, हमें तो 2022 की डायरी जो नई छपी है उसमें हमको डायरी नहीं लेखन करना चाहिए। हमें 19 की, 20 की या 21 की कोई डायरी हमारे पास पड़ी हो पुरानी तो हमें उसमें लेखन कार्य करना चाहिए, या फिर किसी नोटबुक में हमको ये लेखन कार्य करना चाहिए। क्यों? देखो, पुराने साल की डायरी में पहले की पड़ी हुई तिथियों की जगह अपने हाथ से तिथि डालें। पुराने साल की डायरी होगी, वार भी उसमें चेंज होगा, दिनांक भी उसमें चेंज होगी, महीनों के हिसाब में उसमें वार दिनांक सब बदल जाती है हर साल। तो उसमें क्या है, जो मान लो हमने नए साल की डायरी में लिखा तो नए साल की डायरी में तो नए साल की तिथियां डली हुई है, तो हम क्या है अपने हाथ से नहीं डालेंगे। लेकिन पुराने साल की यदि डायरी होगी तो उसमें हम वो तिथि है, जो वार है, जो समय है, उसको हम क्या करेंगे, अपने हाथ से डालेंगे। और यह सुझाव इसलिए दिया जा रहा है कि आप कहीं मौजूदा साल की डायरी में तिथियों के अनुसार बने हुए सीमित स्थान से अपने को बंधा हुआ महसूस ना करें। यानी कि 1 तारीख यानी 20 तारीख है तो 20 तारीख का एक ही पेज रहेगा, 20 तारीख का एक ही पेज रहेगा। अब हो सकता हो हम एक ही पेज में लिखें, हो सकता हो हम 5 पेज में लिखें। अगला पेज 21 तारीख का हो जाएगा तो हम फिर बन जाएंगे कि नहीं 20 तारीख में ही हम इसको समाप्त करें। और यदि हमारी पुरानी डायरी होगी तो हम उसकी पुरानी तिथि को काट करके और उसमें क्या करेंगे, उसकी जो नई तिथि है, जो इस साल की तिथि है, उसको काट करके और हमारी जो तिथि है उसको हम चला लेंगे। इसलिए लेखक ही कहते हैं कि आप क्या करें, आप कहीं मौजूदा साल की डायरी में तिथियों के अनुसार बने हुए सीमित स्थान से अपने को बंधा हुआ महसूस ना करें। इसलिए क्या करना चाहिए, सदैव पुरानी डायरी या नोटबुक काम में लेनी चाहिए जिसमें हम अपने हाथ से तिथि डाल सकें। ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी दिन 2-3 पंक्तियाँ ही लिखना चाहें और किसी दिन हमारी बात 5 पन्नों में पूरी हो। मैंने आपको बताया, मान लो हम 2022 की डायरी लेंगे और 20 तारीख है और हमारी बात पूरी हो रही है 25 यानी कि 5 पन्नों में,
25 तारीख तक, तो हम क्या करेंगे, उसको 20 तारीख में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और हमारी आधी बातें अधूरी रह जाएगी। और यदि पुरानी डायरी है तो हम इसको काट देंगे और इसको काट करके फिर हम इसमें 20 डालेंगे, 21 डालेंगे, 22 डालेंगे, अगले अगले पेज पर हम उसमें तारीखें डाल के और अपनी बात को 5 पन्नों में पूरा कर जाएंगे। तो ये कहा गया है कि इसलिए सदैव पुरानी डायरी और नोटबुक लेनी चाहिए। कहा भी गया है कि सभी दिन एक समान नहीं होते, ऐसे में डायरी का किसी निश्चित तिथि के साथ दिया गया सीमित स्थान हमारे लिए बंधन बन जाएगा। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया, नई डायरी में यदि हम लिखेंगे तो उस दिन की तारीख है जो हमारे लिए एक बंधन बन जाएगी। अगले दिन की 21 तारीख को फिर हम काटेंगे, फिर 22, फिर वही पुरानी डायरी हो जाएगी। इसलिए लेखक यहाँ कहना चाहता है सदैव अपनी जो डायरी, अपना निजी जो जीवन लिखना है वो पुरानी डायरी में ही लिखें। इसलिए नोटबुक या पुराने साल की डायरी अधिक उपयोगी साबित हो सकती है। बच्चों, इस पर प्रश्न बनता है कि पुरानी डायरी, पुराने साल की डायरी या नोटबुक अधिक उपयोगी क्यों साबित होती है निजी जीवन का वृत्तांत लिखने के लिए। निजी जीवन का वृत्तांत लिखने के लिए पुराने साल की डायरी या नोटबुक इसलिए उपयोगी होती है क्योंकि नए साल की डायरी हमें तिथि में बांधने का प्रयास करती है, जबकि पुराने साल की डायरी को हम उसकी तिथि को काट करके हाथ से लिख सकते हैं। इसलिए यह हमें बंधन में नहीं बांधती। इसलिए हमें पुराने साल की डायरी या नोटबुक काम में लेनी चाहिए। आगे देखो, उसमें अपनी सुविधा के अनुसार तिथियां डाली जा सकती है और स्थान का उपयोग किया जा सकता है। यानी हम अपने हिसाब से तिथियां डाल सकते हैं, दिनांक डाल सकते हैं और उसके स्थान का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा देखो, लेखन करते हुए आप स्वयं तय करें कि आप क्या सोचते हैं और खुद को क्या कहना चाहते हैं। यह तय करते हुए आपको यथासंभव सभी तरह के बाहरी दबावों से मुक्त होना चाहिए। जब हम डायरी लेखन कर रहे हैं, हम अपनी निजी बातें लिख रहे हैं, हमारा जो निजी वैचारिक, हमारा जो बौद्धिक और हमारा जो भावनात्मक तत्व है उसको निकाल करके हमको डायरी में लिखना है। हमें किसी का दबाव नहीं चाहिए। यानी डायरी लिखते समय हम किसी के दबाव में आकर नहीं लिखे। जो हमारे मन में आ रहा है, जो शब्द हमारे मन में आ रहे हैं, उन बाहरी दबावों से और सब बाहरी दबावों से मुक्त होकर जो शब्द, जो वैचारिक, जो भौतिक, जो बौद्धिक शब्द हमारे मन में आ रहे हैं उन्हें हमें लिखना चाहिए। अपनी दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, ख्यालातों इत्यादि में से कौन कौन से आपको दर्ज कराने लायक लगती है, किन्हें आप किन किन वजह से भविष्य में याद करना चाहेंगे, यह विचार कर लेने के बाद ही उन्हें शब्दबद्ध करने की ओर बढ़े। मतलब पहले हम सोचें कि आज हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, कौन कौन से अनुभव आज हमने प्राप्त किए, कौन कौन सी घटनाएं हमारे साथ हुई और किन वजह से हम भविष्य में इन घटनाओं को याद करना चाहेंगे। ये विचार सब हम कर लें और उसके बाद उन्हें शब्दबद्ध करें डायरी के अंदर, फिर हम आगे की ओर बढ़ें। डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है। डायरी हमारी अपनी निजी वस्तु है। मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ, इस पर किसी का भी अधिकार नहीं है और ये मान कर ही उसे लिखा जाना चाहिए कि वह किसी और के द्वारा पढ़ी नहीं जाएगी। यानी डायरी जब हम लिखते हैं, डायरी हमारी निजी वस्तु होती है। देखो बच्चों, मान लो किसी व्यक्ति ने डायरी लिखी और कहते हैं, अगर उसके परिवार वाले समझदार हैं तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी डायरी उसी के साथ ही क्या कर देनी चाहिए, जला देनी चाहिए, या जो भी मृत्यु के बाद में जो भी जिस तरीके का अंतिम संस्कार किया जाता है वो कर देना चाहिए। व्यक्ति की कभी भी डायरी को नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत महान रचनाकार होते हैं, बड़े बड़े लेखक होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, उनकी जो डायरियाँ होती है उन्हें सार्वजनिक किया जाता है क्योंकि सामाजिक जीवन की उपयोगिता को देखते हुए। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है अपनी डायरी लिखता है, अपनी निजी बातें लिखता है, उस डायरी को कभी भी परिवारजनों के द्वारा भी नहीं पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल निजी वस्तु है और किसी के द्वारा नहीं पढ़ी जाएगी, ये मान करके हमको डायरी लिखनी चाहिए। अगर आप किसी और को पढ़वाने की बात सोच कर डायरी लिखते हैं तो उसका आपकी लेखन शैली, विषय वस्तु के चयन और बातों के बेबाकपन पर पूरा असर पड़ेगा। यदि हम ये सोचें कि हमने डायरी लिख दी और लास्ट में हम अपनी वसीयत में ये लिख जाएं कि आप हमारी डायरी पढ़ना, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी डायरी पढ़ना, या अपने किसी मित्र को हम अपनी डायरी पढ़वाना चाहते हैं, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा बेबाकपन है, जो हम विषय वस्तु का चयन कर रहे हैं, जो उसका पूरा असर, हमारी जो लेखन शैली है उसका पूरा असर किस पे पड़ेगा, पढ़ने वाले के ऊपर पड़ेगा और पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि हम अपने निजी जीवन में क्या सोचते हैं। इसलिए ये मानते हुए डायरी लिखें कि उसका पाठक आपके अलावा कोई और नहीं है। यानी डायरी लेखन के बाद में जो उसका पाठक है वो हम स्वयं हैं। यदि हम किसी दूसरे को अपनी डायरी पढ़वाना चाहते हैं तो हमारा जो लेखन की जो हमारी कला है, हमारा जो विषय वस्तु है, हमारे जो शब्दों का चयन है, वो दूसरे लोगों के ऊपर उसका असर पड़ेगा और पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति निजी जीवन में किस प्रकार का था। तो आगे देखो बच्चों,
ये कतई ज़रूरी नहीं है कि डायरी परिष्कृत और मानक भाषा शैली में लिखी जाए। हम साहित्य की जितनी भी विधाएं लिखते हैं वो सब परिष्कृत शैली में, मानक भाषा शैली में लिखी जाती है, लेकिन डायरी के लिए कतई आवश्यक नहीं है। डायरी हम अपने शब्दों में, अपनी भाषा में, अपने जो हमारे विचार हैं उन्हें हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। परिष्कार और मानकता का दबाव कथ्य के स्तर पर कई तरह के समझौतों के लिए आपको बाध्य कर सकता है। यदि हम डायरी में भी परिष्कारिता दिखाएं, मानकता दिखाएंगे डायरी में भी, तो क्या होगा, वो हमारे ऊपर क्या आएगा, दबाव आएगा। क्या आएगा, जो कथन हम लिखना चाह रहे हैं उस कथन का हमको उसकी शैली बदलनी पड़ेगी, उसकी शैली को हमको साहित्यिक करना पड़ेगा और कई तरीके के समझौते करने पड़ेंगे, जिससे हम अपने निजी जीवन की जो बेबाकपन की बातें हैं वो नहीं लिख पाएंगे। डायरी लेखन में इस तरह समझौता परिस्थिति के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए डायरी लेखन जब हम करते हैं तो हमारे लिए मानक भाषा का लिखना, परिष्कृत भाषा का लिखना, इस तरीके का समझौता करने की कहीं कोई जगह नहीं है। डायरी का डायरीपन इसी में है कि आप जो कुछ दर्ज कराना चाहते हैं और जिस तरीके से दर्ज कराना चाहते हैं उसे करें। डायरी क्या है, डायरी का डायरीपन यानी असली डायरी वह है जिसमें हम जो कुछ भी दर्ज करना चाहते हैं, जो कुछ लिखना चाहते हैं और जिस तरीके से दर्ज करना चाहते हैं, जिस तरीके से हम लिखना चाहते हैं उसे हम उसी तरीके से लिखें। यानी हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किन शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं, उन शब्दों को हम उस डायरी में प्रयोग करके लिख सकते हैं। इस सिलसिले में भाषाई शुद्धता कितनी बरकरार रहती है और शैली सौंदर्य कितना सद पाता है, इसकी चिंता ना करें। यानी डायरी लिखते समय, डायरी कोई साहित्य की विधा नहीं है, इसको लिखते समय भाषाई शुद्धता यानी भाषा में कितनी शुद्धता आ रही है, साथ ही शैली सौंदर्य कितना है, इन सब चीज़ों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भाषा हमारी है, जिस लेखन शैली में हम लिख रहे हैं उसमें हम लिख सकते हैं और इसकी चिंता न करें। आपके अंदर के स्वाभाविक वेग से शैली जो रूप ग्रहण करती है वही डायरी की उचित शैली है। यानी जो व्यक्ति अपने मन के अंदर जो स्वाभाविक वेग से जो उसके अंदर शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों को जो भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से जो उसके मन में जो शब्द आ रहे हैं, उन शब्दों को क्या करें, उन शब्दों को लिखें, उन शब्दों को लिपिबद्ध करें और वो ही जो शैली जो रूप ग्रहण करती है, जो शैली हमारे मन में चल रही है, वही डायरी की उचित शैली यानी लेखन कला होती है। आखिरी पर बहुत अहम बात यह है कि डायरी नितांत निजी स्तर की घटनाओं और भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके मन के आईने में आपके दौर का अक्स भी है। देखो आखिर में क्या कहना चाहता है लेखन, ये बहुत अहम बात है। डायरी नितांत निजी, नितांत निजी का मतलब आप समझ रहे हो कि केवल अपनी स्वयं की, कोई दूसरा उस पर कोई अधिकार नहीं जता सकता। घटनाओं और भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपके मन के आईने में आपके दौर का अक्ष भी है। अक्ष, जब हम आईने में देखते हैं तो हमारा अक्ष दिखाई देता है, हमारी परछाई, हमारा चित्र दिखाई देता है। तो डायरी क्या है, डायरी हमारे मन का अक्ष है, यानी हमारे जीवन में क्या घटा, हमारे जीवन की एक परछाई है, यानी सत्यता है डायरी। आप अपने जिन अनुभवों को वहाँ दर्ज करते हैं उनमें आपकी नज़र से देखा परखा गया है। यानी कि हम कोई चीज़ देखते हैं, हम कोई फिल्म देखने जा रहे हैं, उस फिल्म को हमने देखा, हम अपने साथ अपने 2 मित्र और लेके गए, लेकिन उस फिल्म में मैंने देख करके क्या समझा, किन किन चीज़ों पर मेरा ध्यान गया और मेरे दोनों मित्रों के उस फिल्म के प्रति क्या विचार हैं। यानी हमारे सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो हमने आज कोई अनुभव प्राप्त किया, हम वही अनुभव हमारे मित्र ने भी हमारे साथ प्राप्त किया, लेकिन उसके विचार अलग हो सकते हैं और हमारे विचार उसके प्रति, उस घटना के प्रति अलग हो सकते हैं। तो उन अनुभवों को हम यहाँ दर्ज करते हैं जो दूसरों से बिल्कुल भिन्न है। उनमें आपकी नज़र से, उसमें हमारी स्वयं की नज़र से देखा परखा गया है। समकालीन इतिहास किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहता है। यानी जो डायरी लेखन है उसमें क्या होता है, डायरी लेखन आखिर में एक इतिहास बन जाता है। यानी थोड़ा बहुत जो जिस समय हमने डायरी लिखी है उस समय का समय है जो बाद में इतिहास के रूप में सामने आता है। डायरी लिखते हुए अगर ये बात हमारे जहन में रहे तो अपने काम के महत्व को लेकर हम अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। यदि डायरी को लिख रहे हैं, हम जब लिखते समय हम केवल अपने अनुभव, अपने विचार यदि हम लिखेंगे और यदि ये विचार हमारे जहन में यानी हमारे मन में, हमारे दिमाग में रहे, तो अपने काम के महत्व को लेकर के हम बहुत अधिक आश्वस्त रहेंगे कि हमें किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारे जो अनुभव है हम उसको क्या करेंगे, यहाँ लिपिबद्ध करेंगे। तो आइए इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने रोज़ के कामों के बीच थोड़ा सा समय डायरी लिखने के लिए यानी खुद को अपना हालचाल बताने के लिए सुरक्षित करें। तो देखो बच्चों, आपको भी यहाँ लेखक कहना चाहता है, आइए अब आप सब समझदार हैं, कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं, इसलिए लेखक कहते हैं अपने रोज़ के कामों के बीच में रात्रि में केवल 10 मिनट का समय निकाल करके अपने थोड़ा सा समय डायरी लिखें। यानी कि आज हमने क्या अनुभव प्राप्त किया। विद्यार्थी जीवन का जो अनुभव है वो बहुत अच्छा होता है और जो पिछला समय आपका 10 सालों का निकल गया है उसको भी आप सार के रूप में डायरी में लिख सकते हैं। और आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं, इसलिए आपके प्रतिदिन आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन, किशोरावस्था में आने वाले परिवर्तन, विद्यालय में आने वाले परिवर्तन, मित्रों के साथ मिलने
मिलने जुलने में, बातचीत करने में जो परिवर्तन आ रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है आजकल आप देख रहे हो मोबाइल का बहुत प्रचलन है, उसको लेकर के हमारे मन में क्या चल रहा है, या जो हमारा जो सांसारिक है, जो सामाजिक संसार है, उसको लेकर आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, विद्यालय के प्रति आपकी क्या मतलब भावनाएं, उन सब को लिख करके आप डायरी में जो रोज़ाना के अनुभव है, जो रोज़ाना की घटनाएं हैं, उन्हें आप अपने शब्दों में क्या कर सकते हैं, लिपिबद्ध कर सकते हैं। तो बच्चों, ये डायरी लेखन की एक कला है जिसे हमने आज यहाँ शब्दों के रूप में जाना। आप भी अपनी डायरी लिखना शुरू करें, इसे पढ़ें और पढ़ करके समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।